नमस्कार। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर पीसीएस जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप यानी मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम एनसीईआरटी की किताब से वो सारे ज़रूरी पॉइंट्स निकालेंगे जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी धरती की सतह मतलब सरफेस एक जैसा क्यों नहीं है, ये बदलता क्यों रहता है। फिर हम चलेंगे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। उसके बाद हम देखेंगे पठार यानी ऊंची समतल जमीन। फिर हम मैदानों को समझेंगे जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि इन लैंडफॉर्म्स का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। कभी सोचा है हमारी पृथ्वी एक चिकनी सपाट गेंद जैसी क्यों नहीं है? कहीं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी गहरी घाटियां। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही शक्तिशाली ताकतों की लगातार चलती लड़ाई में। ये वो ताकतें हैं जो अरबों सालों से हमारे प्लैनेट के नक्शे को बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं। तो कौन है ये दो मूर्तिकार? पहली है धरती के अंदर से लगने वाली ताकत, जो जमीन को कहीं ऊपर उठा देती है, और दूसरी है बाहर की ताकत, जो उसी उठी हुई जमीन को लगातार घिसती रहती है, उसे बराबर करने में लगी रहती है। चलिए इन दोनों प्रोसेसेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, जो आंतरिक प्रक्रिया यानी इंटरनल प्रोसेस है, वो जमीन पर ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब कहीं जमीन ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। और फिर आती है बाह्य प्रक्रिया, एक्सटर्नल प्रोसेस। ये क्या करती है? ये हवा, पानी, बर्फ के जरिए इन ऊंची नीची जगहों को लगातार काटती छांटती है, समतल करने की कोशिश करती है। अब ये जो बाहरी प्रक्रिया है ना, इसके दो मुख्य एक्शन हैं, और ये दो शब्द अपर्दन और निक्षेपण एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। अपर्दन यानी इरोजन का मतलब है जमीन की ऊपरी सतह का कटना या घिसना, जैसे नदी बहते हुए चट्टानों को काट देती है। और निक्षेपण यानी डिपोजिशन का मतलब है कि उस कटी हुई मिट्टी पत्थर का कहीं और जाकर जमा हो जाना। इसी से नई जमीन बनती है। एक तोड़ता है, दूसरा बनाता है। तो अब जब हम ये बेसिक प्रोसेसेस समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे कौन कौन से बड़े लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे विशाल और शानदार लैंडफॉर्म से, यानी कि पर्वत। अगर हम इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा कोई भी प्राकृतिक स्ट्रक्चर जिसका बेस चौड़ा और चोटी छोटी हो, उसे पर्वत कहते हैं। अच्छा, एक बात और, सारे पहाड़ एक ही तरीके से नहीं बनते। इनको बनाने के प्रोसेस के आधार पर हम इन्हें तीन मेन टाइप्स में बांट सकते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। एग्जाम में अक्सर इनके उदाहरण और बनने का तरीका पूछा जाता है, तो आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित पर्वत। आप ऐसा सोचिए कि एक कागज को दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, तो वो बीच से मुड़ के ऊपर उठ जाएगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जब धरती की बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो उनके दबने से इन विशाल पहाड़ों का निर्माण होता है। हमारे जो हिमालय पर्वत हैं, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरे टाइप के हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है और वर्टिकली यानी ऊपर या नीचे खिसक जाता है। जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उसे ग्रैबेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और तीसरे हैं वोल्केनिक माउंटेन्स यानी ज्वालामुखी पर्वत। इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सीधे सीधे ज्वालामुखी से बनते हैं। जब लावा, राख और पत्थर एक ही जगह पर लेयर बाय लेयर जमा होते जाते हैं, तो ये एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फ्यूजियामा इसके बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हैं। पहाड़ों की चोटियों से उतरकर अब हम बात करते हैं एक ऐसे लैंडफॉर्म की जो ऊंचा तो है, लेकिन ऊपर से नुकीला नहीं, बल्कि एक मेज की तरह, टेबल की तरह फ्लैट होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पठार या टेबल लाइन्स की। तो पठार की सबसे बड़ी पहचान क्या हुई? ऊंचाई के साथ साथ एक सपाट फ्लैट टॉप। यही वो खासियत है जो इसे एक पहाड़ से बिल्कुल अलग बनाती है। और ये पठार साइज में बहुत बड़े हो सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसको दुनिया की छत भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर के बीच है। मतलब ये कई पहाड़ों से भी ऊंचा है। लेकिन पठार सिर्फ ऊंची जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये खनिजों का खजाना होते हैं।
भारत का छोटा नागपुर पठार देखिए, लोहा, कोयला, मैंगनीज सब कुछ वहां मिलता है। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर माइनिंग एरियाज आपको पठारी इलाकों में ही मिलेंगे। अच्छा, पहाड़ों की ऊंचाइयों और चट्टानों की चट्टानों से उतरकर अब हम आते हैं मैदानों में। ये जमीन के वो बड़े हिस्से हैं जो काफी समतल होते हैं और आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते। ज्यादातर मैदान कैसे बनते हैं? ये नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, जिसे सिल्ट या गाद कहते हैं, उसके जमा होने से बनते हैं। और यही वजह है कि मैदान खेती के लिए सबसे अच्छी जगह होते हैं, और जहां खेती है वहीं तो इंसान बसेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अपने देश में है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये इतने विशाल और उपजाऊ हैं कि ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक हैं। तो हमने पहाड़, पठार और मैदान तीनों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी सवाल यह है कि तो क्या इन लैंडफॉर्म्स का हमारी यानी इंसानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। आप इन दोनों तस्वीरों में फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ पहाड़ों पर जीवन मुश्किल होता है, मौसम कठोर होता है, इसलिए आबादी भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ मैदानों में उपजाऊ जमीन है, समतल जगह है, तो वहां खेती करना, घर बनाना, सड़कें और रेलवे लाइन बिछाना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और ये टेबल ये आपके रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल है। एक ही नज़र में आप तीनों लैंडफॉर्म्स की मेन फीचर, पॉपुलेशन डेंसिटी और उनके प्राइमरी यूज को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जो आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगा, जैसा मेंस एग्जाम में होता है। अगर हम खेती, ट्रांसपोर्ट और रहने की जगह इन तीनों चीजों को देखें तो इंसानी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी लैंडफॉर्म कौन सा है और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो एकदम फ्लैट, एकदम समतल क्यों नहीं है? कहीं पर आसमान छूते पहाड़ हैं तो कहीं मीलों तक फैले हुए मैदान। असल में इसकी वजह यह है कि पृथ्वी की सतह अनगिनत लैंडफॉर्म्स यानी स्थलरूपों से बनी है और हर एक के बनने के पीछे ना एक बहुत ही मजबूत प्रक्रिया काम करती है। देखिए, इन स्थलरूपों को बनाने के पीछे ना दो मेन प्रोसेस काम करते हैं। पहला है आंतरिक प्रक्रिया, जो धरती के अंदर से होती है। ये जमीन को कहीं ऊपर उठा देती है तो कहीं नीचे धंसा देती है। और दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, जो सतह के ऊपर काम करती है, मतलब लगातार जमीन को घिसना और फिर से उसे बनाना, उसे एक नया रूप देना। अब ये जो बाह्य प्रक्रिया है, इसके दो मेन हिस्से हैं। एक है अपर्दन, दूसरा निक्षेपण। अपर्दन का सीधा सा मतलब है जमीन की सतह का कटना या घिस जाना। और निक्षेपण में क्या होता है? जो भी मलबा बहकर आया है वो कहीं पर जमा हो जाता है। बहता हुआ पानी, हवा, बर्फ, ये सब इस काम को करते रहते हैं। और सच पूछिए तो यही वो प्रक्रियाएं हैं जो लगातार हमारी पृथ्वी का नक्शा बदलती रहती हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के सबसे शानदार स्थलरूप की, पर्वत। ये जो विशाल स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये हमारी पृथ्वी की सबसे असरदार विशेषताओं में से एक हैं। तो सवाल ये है कि पर्वत आखिर है क्या? देखिए, ज्योग्राफी की भाषा में पर्वत पृथ्वी की सतह का कोई भी एक नेचुरल उभार है। आमतौर पर 600 मीटर से ज्यादा ऊंची और खड़ी ढलान वाली जगह को पर्वत कहा जाता है। इसकी पहचान ये है कि इसका शिखर छोटा होता है और आधार काफी चौड़ा। हाँ, एक बात और, ये परिभाषा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। पर्वतों को हम मेनली 3 तरह से बांट सकते हैं। पहले हैं वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। जरा स्लाइड पर दिए गए डायग्राम को देखिए। जब पृथ्वी की 2 प्लेट्स आपस में टकराती है ना, तो सतह में लहरों की तरह मोड़ पड़ जाते हैं। बस ऐसे ही ये पर्वत बनते हैं। हमारे हिमालय और यूरोप के आल्प्स युवा वलित पर्वत के बेहतरीन उदाहरण हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और चोटियां एकदम नुकीली होती हैं। दूसरे टाइप के हैं भ्रंशोथ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। इनका बनना भी बड़ा दिलचस्प है। ये तब बनते हैं जब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो टूटकर ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है। अब यहाँ पे 2 शब्द हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और जो नीचे धंसकर घाटी जैसा बन जाता है उसे ग्राबिन। ये दोनों शब्द एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यूरोप की राइन घाटी इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। और तीसरे हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ज्वालामुखी फटने से बनते हैं। जब लावा और राख सतह पर एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं तो यह एक पर्वत की शक्ल ले लेते हैं।
अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फुजियामा इसके कुछ बहुत ही फेमस उदाहरण हैं। तो भाई ये पर्वत हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये पानी के बहुत बड़े भंडार हैं। बहुत सारी नदियां यहीं के ग्लेशियर से निकलती हैं। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। और हाँ, टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए तो ये बेस्ट जगह है ही। चलिए पर्वतों की ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और अब चलते हैं पठारों की तरफ। इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है, यानी ऊंची लेकिन सपाट जमीन। पठार असल में एक उठी हुई और सपाट भूमि होती है। मतलब ये अपने आसपास की जगह से ऊंची तो होती है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा किसी मेज की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है। इनकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। दुनिया के कुछ मशहूर पठारों पर नजर डालते हैं। अपने भारत का दक्कन पठार, ये दुनिया के सबसे पुराने पठारों में से एक है। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। वहीं तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 4000 से 6000 मीटर तक है। पठारों की सबसे बड़ी आर्थिक खासियत पता है क्या है? वो ये कि इनमें खनिज भरे पड़े हैं। दुनिया के ज्यादातर माइनिंग एरिया पठारी इलाकों में ही हैं। जैसे अफ्रीका का पठार सोने और हीरों के लिए मशहूर है, तो वहीं भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज का एक बहुत बड़ा खजाना है। और अब बात करते हैं उस स्थल रूप की जिसे मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, यानी कि मैदान। दुनिया की ज्यादातर आबादी इन्हीं मैदानों में बसती है। मैदान, जैसा कि हम सब जानते हैं, समतल भूमि के बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं। इनका बनना मुख्य रूप से नदियों की देन है। नदियां जब पहाड़ों से नीचे आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी गाद और मलबा ले आती हैं और उसे घाटियों में जमा करती जाती हैं। इसी से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान तैयार होते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात याद रखने वाली है। मैदानों की ऊंचाई आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती। यही इनकी एक खास पहचान भी है। तो सवाल यह है कि मैदानों में इतनी घनी आबादी क्यों रहती है? इसके 3 सीधे साधे कारण हैं। 1, यहाँ की जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। 2, जमीन समतल होने से सड़कें, रेल लाइनें और इंडस्ट्री बनाना आसान होता है। और 3, यहाँ रहना ज्यादा आसान है। अपने भारत का विशाल गंगा का मैदान इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए आखिर में इन सभी स्थल रूपों को इंसानी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि अलग अलग स्थल रूपों पर जिंदगी कितनी अलग होती है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुश्किल होती है, इसीलिए वहाँ आबादी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ मैदानों में जिंदगी आसान है, जमीन उपजाऊ है, इसलिए वहाँ बहुत घनी आबादी मिलती है। ये तस्वीरें इस फर्क को और भी अच्छे से दिखाती हैं। एक तरफ देखिए पहाड़ों में मुश्किल से बनाया गया एक रस्सी का पुल, और दूसरी तरफ मैदानों में लहलहाती फसलें। ये सिर्फ 2 नज़ारे नहीं, बल्कि ये जिंदगी जीने के 2 अलग अलग तरीके हैं, जिन्हें तय कौन करता है? हमारे स्थल रूप। हम अपनी जरूरतों के लिए इन सभी स्थल रूपों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें प्रदूषित भी कर देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल समझदारी से करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को एक बेहतर जगह बना के छोड़ें। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। जरा सोचिए कि जिस स्थल रूप पर रहते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो या मैदान, उसने आपकी जिंदगी, आपके खान पान और आपके कल्चर को किस तरह से प्रभावित किया है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।